ये हमारी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, ये हमारी कल्चरल हेरिटेज हो जाएगी। और लोग कहा करेंगे ये देखिए इस हॉल के अंदर स्टूडेंट आते थे। अब स्टूडेंट टीचर से सवाल नहीं पूछते बल्कि गूगल से सवाल पूछते हैं। We are everywhere now. हमें रोबोट्स नहीं बनाने, हमें इंसान बनाने हैं। उसको अच्छा मौसम भी चाहिए, उसको अच्छी शायरी, अच्छी मौसीकी, ये भी तो उसकी ज़रूरत है ना। Even they are moving towards the online education now. मैं नाराज़ हो जाऊंगा, मैं कहूँगा बेटा तुम पढ़ते क्यों नहीं हो। 6 या 7% ऐसे हैं जिनका एक्सेस है टू दी हायर एजुकेशन। ये इनएविटेबल है, इसको रोका नहीं जा सकता और हमें इसको रोकना भी नहीं चाहिए। और अब क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई तो वो सवाल जो है वो चैट जीपीटी से पूछते हैं। इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and welcome in today's podcast from the platform of Virtual University of Pakistan. मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर नौरीन ज़ारा, वर्किंग एज अ फैकल्टी एट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। ये एक महज एक तालीमी इदारा, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक विजन है। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये एक अफोर्डेबल, एक फ्लेक्सिबल वे ऑफ एजुकेशनल अप्रोच है, जिसमें वो अपने मुताबिक, अपनी रूटीन के मुताबिक, अपनी एडजस्टमेंट्स के मुताबिक एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर आके एक हायर डिग्री को अर्न कर सकते हैं। अगर हम फैकल्टी की बात करें, मैं अपनी बात करूं तो ऑब्वियसली हमारे लिए एक ये बहुत कंटेम्प्रेरी अप्रोच ऑफ एजुकेशन है कि जिसमें हम बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो कंटेंट है वो डिलीवर कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को ऑल अक्रॉस पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी। अगर हम पेरेंट्स की बात करें जिनका ख्वाब होता है कि उनके बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकें, लेकिन एजुकेशनल क्वालिटी के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी भी चाहते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान उनको उनके इस ख्वाब तक रसाई देता है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का पहला कंप्लीट ऑनलाइन डिजिटल इदारा है जो कि हायर एजुकेशन को पाकिस्तान के हर कोने तक लेके जा रहा है। ये यकीनन एक कौमी वर्सा भी है और हमारे लिए एक नेशनल प्राइड भी है। आज हम अपने स्टूडियोज़ में प्रोफेसर डॉक्टर अतर अजीम को दावत दी है। ही इज़ सर्विंग एज रजिस्ट्रार वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। PhD इनकी कॉमर्स विद स्पेशलाइजेशन इन माइक्रो फाइनेंस में है। फेलोशिप है इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत वसी तजर्बा रखते हैं कन्वेंशनल का भी, और इस वक्त अब ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को भी हेड कर रहे हैं। बहुत सी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। आज इनसे हम ना सिर्फ इनके बारे में बल्कि इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं ऑनलाइन वर्सेस कन्वेंशनल, और सबसे अहम बात जो फ्यूचर है एजुकेशन का भी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का भी, इन तमाम पहलुओं में बात करेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत शुक्रिया जी आपका डॉक्टर नौरीन, मुझे आज इस पॉडकास्ट के अंदर इनवाइट करने का। इंशाल्लाह आज हमारी जो गुफ्तगू होगी उससे हमारे वो तलबा और तालिबात जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सी अहम मालूमात होंगी। और जैसे कि आपने अभी कहा, हम इस पे भी बात करेंगे कि एजुकेशन का फ्यूचर क्या है और वर्चुअल यूनिवर्सिटी उसमें अपना क्या रोल प्ले कर सकती है और इंशाल्लाह करेगी। सर, इससे पहले कि हम बात करें कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान या फिर हमारा जो एजुकेशन है, क्योंकि अब इतनी डिजिटाइजेशन हो गई है, तो फ्यूचर क्या है, उससे पहले मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपका कन्वेंशनल का और ऑनलाइन का एक्सपीरियंस अब हो रहा है, तो बहैसियत रजिस्ट्रार आपका एक्सपीरियंस हमारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के साथ कैसा रहा है? अगरचे मुझे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आए हुए, लेकिन मैंने इस मुख्तसर वक्त में इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ जाना और इसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ किया। मैं आज से 2 दहाइयाँ पीछे चला जाऊँ कि जब ये एनविजन किया गया कि फ्यूचर में तालीम कैसे होगी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की दाग मेल डाली गई, इसकी बुनियाद रखी गई, तो उस वक्त भी ये एक फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्सिटी थी और आज भी ये एक फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में हमारी क्या ज़रूरियात होंगी, किस तरह दुनिया में चीज़ें तब्दील होंगी, और हम एक जैसे हम कहते हैं कि हेड स्टार्ट लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने का जो अमल है वो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी से खासा मुख्तलिफ है। मेरे लिए ये बहुत अच्छा, दिलचस्प और लर्निंग एक्सपीरियंस भी था कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने किस तरह अपने सिस्टम्स बना रखे हैं। अगर आप इस बात का बुरा ना माने तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आने से पहले वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो एक इमेज है वो शायद लोगों की मालूमात की कमी की वजह से वैसा नहीं है कि जैसा होना चाहिए।
जो कुछ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास है, जो कुछ वर्चुअल यूनिवर्सिटी कर रही है, जो कुछ वर्चुअल यूनिवर्सिटी कर सकती है, द पोटेंशियल इज़ इमेंस इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी। तो एक चीज़ जो मुझे एहसास होता है कभी कि शायद हम अभी तक पाकिस्तान और हमारे ओवरसीज़ लोगों को ये बात का एहसास नहीं दिला सके कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का तरीक़ेकार क्या है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अहमियत क्या है। मेरा अगला सवाल जो ये है कि हमने एक तो एक्सप्लोजन ऑफ एआई देखा है पिछले चंद एक अरसे के अंदर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो रही है, डिजिटाइजेशन की बात हो रही है। डिजिटाइजेशन जहाँ बहुत सी सहूलतें लेकर आया है, वहाँ बहुत से चैलेंजेस भी लेकर आ रहा है अब। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपकी राय के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से ये जो एआई एक्सप्लोजन हुआ है, ये क्या चैलेंजेस लेकर आ रहा है स्टूडेंट्स के लिए भी और फैकल्टी के लिए भी? जी बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं, क्योंकि हम एक ग्लोबल विलेज के अंदर अब रहते हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि हम दुनिया के किसी हिस्से में, किसी खित्ते में मौजूद हों और उन तब्दीलियों से मुतासर ना हो और वो तब्दीलियाँ हम पर किसी न किसी तरह असरअंदाज ना हो रही हों। आजकल के दौर में जो बच्चे पाकिस्तान में या तरक्की याफ्ता या उससे भी नीचे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी हैं, उनको भी ये एक्सेस मौजूद है कि उन्हें नज़र आता है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, चाहे वो उसको हासिल कर सकते हो या ना हासिल कर सकते हो। तो मैं ये समझता हूँ कि आईटी का रेवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के अंदर फिर आईटी, और आईटी के बाद अब एआई का रेवोल्यूशन है। ये इनएविटेबल है, इसको रोका नहीं जा सकता और हमें इसको रोकना भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि शायद हम इस माशरे में हमारी कुछ कमज़ोरियों में एक कमज़ोरी ये भी है कि हम हर आने वाली तब्दीली को रेजिस्ट करते हैं। ये शायद चेंज मैनेजमेंट में आप मुझसे बेहतर जानती है, ये पढ़ाया भी जाता है कि अमूमन चेंज को रेजिस्ट किया जाता है और शायद हम लोग उसको ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं। हमें इसे रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर दौर में, इस चैट जीपीटी के दौर के अंदर, डीप सीक के दौर के अंदर हमें क्या तब्दीलियाँ लेकर आनी है अपने इस लर्निंग और टीचिंग के मैकेनिज़्म के अंदर, हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमें अपनी असेसमेंट्स के अंदर क्या तब्दीलियाँ लेकर आनी है और इस एआई का कैसे हम मौसर तरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में जब ये कहा जाता था कि मशीन आ गई तो इंसान की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन मशीन आई फिर भी इंसानों की ज़रूरत नहीं। जब आईटी का रेवोल्यूशन आया तो कहा कि हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गई, इंसानों की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन इंसान की ज़रूरत हमेशा मौजूद रहती है। इसी तरह अगर आप कहें कि एआई के आने के बाद टीचर की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि टीचर का रोल तब्दील हो गया, यानी टीचर का रोल आज भी तब्दील हो चुका है। आप देखिए कि आज से कुछ साल पहले टीचर सोर्स ऑफ नॉलेज हुआ करता था, स्टूडेंट उससे सवाल पूछते थे कि हमें ये मालूम नहीं है। अब स्टूडेंट टीचर से सवाल नहीं पूछते बल्कि गूगल से सवाल पूछते हैं, और अब क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई तो वो सवाल जो है वो चैट जीपीटी से पूछते हैं, और बल्कि क्लास के दौरान पूछते हैं। यानी अगर एक टीचर कोई गलत मालूमात दे दे तो वो स्टूडेंट जो है वो इतने शार्प हैं कि वो फ़ौरन से चेक करते हैं कि ये जवाब दुरुस्त है कि नहीं। तो मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि यानी एआई इज़ अ ब्लेसिंग, इट इज़ नॉट अ कर्स, और हमारा काम सिर्फ ये है कि किस तरह हम इसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड वर्चुअल यूनिवर्सिटी इज़ प्रोबेबली द बेस्ट प्लेटफॉर्म। उसकी वजह ये भी है एक्चुअली में कि जिस तरह से हमने अपने सिस्टम्स के अंदर, ऑब्वियसली हम आगे चल के बात करेंगे, जितने हमने लेटेस्ट टूल्स ऐड कर दिए हैं, उस लेटेस्ट टूल्स की वजह से ये है कि हमें एज़ फैकल्टी, मैं अगर अपना एक तजर्बा आपसे शेयर करूँ, हमें एक एज है स्टूडेंट्स को गाइड करने में भी और स्टूडेंट्स को वो चीज़ सिखाने में भी जो चीज़ जाके अभी उन्होंने फील्ड में सीखनी है वो बहुत ज़्यादा पहले ही एक्सपीरियंस, जिस तरह वर्चुअल टीम्स का इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो वो ऑलरेडी चूँकि हमारे सिस्टम से पढ़ के जाते हैं, सो दे परफॉर्म वेल व्हेन इट कम्स टू वर्चुअल टीम्स या फ्रीलांसिंग या वर्क फ्रॉम होम की बात आती है। अच्छा सर, इसमें जो फैकल्टी की अभी हम बात कर रहे थे और स्टूडेंट्स के चैलेंजेस की हम बात कर रहे थे, एक बहुत बड़ा चैलेंज जो एआई लेकर आया है, इससे पहले भी जो एक हमारा पॉडकास्ट हुआ था डॉक्टर नासिर के साथ, हमने इस पर काफ़ी तफसील से बात की थी कि एकेडमिक इंटेग्रिटी जो है अब एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। जो टीचर है अगर वो अपनी असेसमेंट्स बना रहा है स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स ने अनफॉर्चुनेटली एआई को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है अपने कॉग्निटिव प्रोसेस के साथ। वो इससे पहले कि वो खुद कुछ चीज़ को प्रोसेस करे, वो फिल फॉर जाके एआई जो है
उसका सहारा लेना शुरू कर देते हैं। तो आपकी जो ज़ाती राय है वो इसके बारे में क्या है कि ये एकेडमिक इंटेग्रिटी जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी आज के दौर में, इसको हम किस तरह कोप अप कर सकते हैं? ये एक मॉरल क्वेश्चन भी, एथिकल क्वेश्चन भी है। इसमें मेरा ख्याल है कि शायद जवाब इतना आसान और सीधा नहीं है। यानी हमें स्कूल में ये कहा जाता था कि आप कैलकुलेटर इस्तेमाल ना कीजिए, और अगर मुझे 365 को 436 से मल्टीप्लाई करना है और मैं कैलकुलेटर से जवाब निकालूं तो वो कहते थे ये आपने चीटिंग की है। लेकिन क्या आज भी हम एक मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर से करते वक्त चीटिंग उसको करार देते हैं? फिर हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ गए, एक्सेल, वर्ड वगैरह की, और इस तरह की हमारे पास चीज़ें आ गई जिससे हमारी कैलकुलेशंस बहुत सिंप्लीफाई हो गई। फिर और रिसर्च एनालिसिस के बहुत सारे टूल्स आ गए, सॉफ्टवेयर आ गए जो घंटों बल्कि दिनों के काम को बहुत तेज़ी से कर देते हैं। पहले हमारे पास हमें मालूमात हासिल करने के लिए, आप तसव्वुर कीजिए ना, मैं कभी सोचता हूँ कि जिन लोगों ने आज से 30, 40, 50 साल पहले रिसर्च की होगी वो किन मुश्किलों से गुजरे होंगे। लाइब्रेरी में जाके कैसे ढूंढे होंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने, आप सोचिए कि आपने जाके एक जर्नल का एक इशू जो है वो उनसे निकलवाना है, उसको देखना है, फिर आपको पता चलेगा कि इसमें तो कोई रेलेवेंट चीज़ नहीं है। और कितने इश्यूज़ को आप देखें, कितने घंटे, कितने दिन, कितने हफ्ते आपके दरकार होंगे जो एक क्लिक ऑफ बटन के ऊपर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सहूलत है, मैं इसको कोई गैर अखलाकी या इमोरल या अनएथिकल चीज़ नहीं समझता। इसी तरह जब हमें शुरू में हम कहा करते थे कि तुमने ये असाइनमेंट गूगल से नहीं करनी बल्कि ख़ुद से करनी है, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये मालूमात कहाँ से हासिल करूँ? यानी मैं ख़ुद लाइब्रेरीज़ में फ़िज़िकली जाऊँ? गूगल भी तो वही मालूमात मुझे देता है। सवाल ये है कि मैं गूगल से जो चीज़ें ले रहा हूँ क्या उसको मैं उसी तरीके से असाइनमेंट के अंदर कॉपी करके दे रहा हूँ या वो मालूमात को इस्तेमाल कर रहा हूँ? अब देखिए एआई ने क्या किया, डेटाबेस तो वही है जो कि गूगल या किसी और के पास है। एआई ने सिर्फ ये काम किया कि जैसे मैं अपने असिस्टेंट से कहूँ कि ये जो मालूमात है ज़रा इसको अरेंज कर दो, मुझे एक ड्राफ्ट बना के दे दो, तो एआई मुझे एक ड्राफ्ट, जो जनरेटिव एआई की मैं बात कर रहा हूँ, एक ड्राफ्ट बना के देता है। और मैं समझता हूँ कि इसको स्टूडेंट्स को एज एन इनिशियल ड्राफ्ट के तौर पे ही लेना चाहिए कि ये मेरे सामने एक खाका आ गया, अब मुझे इसको सामने रखते हुए कैसे इस सवाल का जवाब देना है, इस केस स्टडी को सॉल्व करना है, इस आर्टिकल को लिखना है। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि चीटिंग या गैर अखलाकी या अनएथिकल चीज़ों में मेरे ख्याल में नहीं आती। और हम हमारे जब लड़कपन में हम यूनिवर्सिटी वगैरह में थे तो उस वक्त भी ओपन बुक, आपको याद होगा कि बहुत कॉन्सेप्ट था, ऐसे सवालात होते थे जो कि ओपन बुक सवालात, आपको इजाज़त है आप जो मर्ज़ी किताब ले आएँ और अपने सामने रखें, लेकिन सवाल की नौइयत ऐसी होती थी कि उससे किसी किताब से बराह रास्त उसका जवाब नहीं हासिल किया जा सकता था। मेरा ख्याल है कि एआई का इस्तेमाल जिस हद तक ज़रूरत है हमें ज़रूर करना चाहिए। This is an effective tool of learning and also teaching. हमें इसके ऊपर अपने टीचर्स को भी ट्रेन करना चाहिए, हमें स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करना चाहिए। जहाँ तक ये बात है कि चीटिंग होनी चाहिए, इससे कैसे बचना चाहिए, तो मुझे आज भी याद है जब मैट्रिक का इम्तहान देते थे या इंटरमीडिएट का, उस वक्त भी हम यही सुनते थे कि लोग चीटिंग करते हैं और बूटी माफिया का एक ऐसा लफ्ज़ होता था। तो ये चीज़ शायद इसका ताल्लुक आईटी या एआई से नहीं है, ये तो हमारे अखलाकी रवैयों की बात है। बिल्कुल ऐसी बात है, और आपने बिल्कुल सही कहा। बहसियत टीचर भी मुझे यही लगता है कि जो एकेडमिक इंटेग्रिटी का इशू है उसको अगर हमने एड्रेस करना है तो उसका सबसे बेस्ट वे ये है कि हम ट्रेन करें अपने स्टूडेंट्स को भी और फैकल्टी को भी कि एआई को इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट एज द ऑल्टरनेट टू योर कॉग्निटिव प्रोसेस, आपने उसको एज एन असिस्टेंट किस तरह से इस्तेमाल करना है। अच्छा सर, अब आते हैं अपने वर्चुअल इस कॉग्निशन के हवाले से एक बात कहना चाहूँगा। एक बड़ी दिलचस्प आजकल स्टडीज़ हो रही हैं। एक गूगल बायस आपने सुना होगा, और आज अब ये एआई के हवाले से भी ये बात होनी शुरू हो गई है कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना एक हिस्सा समझना शुरू कर दिया है। और अब हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, जो स्टोरेज है, वो एआई की चीज़ों को और गूगल पे पड़े हुए डेटाबेसेस को अपना हिस्सा समझते हुए परमानेंटली उन चीज़ों को अपने पास महफूज नहीं रखता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पेरिफेरल डिवाइस है, सो लेट इट बी। यानी हम ये पहले सुना करते थे कि एक ऐसी डिवाइस होगी कि एक चिप आपके दिमाग में लगा दी जाएगी तो उसके अंदर गीगाबाइट्स की और
टेराबाइट्स की मेमोरी आपके अंदर आ जाएगी। तो ये मेमोरी है हमारी जो कि एक्सटर्नली अवेलेबल है एंड एट ऑल टाइम्स इट इज़ अवेलेबल। चलें सर, इस पे तो खैर ये एक नेवर एंडिंग हमारा टॉपिक है, एआई और जो इस वक्त लेटेस्ट जो एजुकेशनल अप्रोचेस हैं वो। हम अभी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ आते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान एक कंप्लीट ऑनलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तब बना जब किसी के जहन में भी ऑनलाइन एजुकेशन का जो है वो एक कॉन्सेप्ट भी इतना वाज़ेह नहीं था। और इस वक्त हम इसमें कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है कि सबसे मॉडर्न और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है, मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ, एंड आई कैन कंपेयर कि नहीं वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का जो हमारा सिस्टम है, चाहे वो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे वो स्टूडेंट्स जो है हमारे एग्ज़ाम में आके दे रहे हों, चाहे स्टूडेंट अपना एडमिशन कर रहे हों, या स्टूडेंट्स को कोई भी सपोर्ट चाहिए हो, इट्स क्वाइट लेटेस्ट। ठीक है, सो सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में एडमिशन लेने का सोच रहा है, इन योर ओपिनियन उसको वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान को प्रायोरिटाइज़ क्यों करना चाहिए? बिकॉज और भी काफ़ी लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, कन्वेंशनल हैं, तो कोई एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में एडमिशन क्यों ले? देखिए, मैं इसमें बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं और मैं आपको कुछ अर्ज़ भी करता हूँ। एक जो फिज़िकल क्लासरूम है उसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। यानी अगर टीचर देर से पहुंचा तो वो क्लास का टाइम मुख्तसर रह गया, स्टूडेंट अगर नहीं पहुंच सका, स्टूडेंट उस वक्त अगर किसी ऐसी जहनी दबाव का शिकार है या उसकी कुछ और परेशानियां हैं तो वो ज़ाहिर है कि क्लास में उतना अटेंटिव नहीं है। टीचर हर स्टूडेंट को उतना वक्त नहीं दे सकता जितना कि हर स्टूडेंट चाहता है, उसके हर सवाल का जवाब शायद टीचर नहीं दे सकता। और टीचर ज़ाहिर है कि हर इदारे में मुख्तलिफ हैं, कुछ बहुत अच्छे टीचर भी हैं, कुछ कम अच्छे टीचर भी हैं। इससे पढ़ने वाले की और सीखने वाले की जो आउटपुट है यानी जो लर्निंग है उस पर ज़ाहिर है कि असरअंदाज होता है। लेकिन ये जो हमारी फ़िज़िकल कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके अंदर एक जो इंटरेक्शन का एलिमेंट है, यानी दोस्तों के साथ बैठना, टीचर्स के साथ बैठना, कभी कैफेटेरिया दोस्तों के साथ जाके कैंटीन में चाय पीना और एक दूसरे के साथ सवाल और जवाब करना, कंबाइंड स्टडी करना और बैठना, ये जो सोशल एलिमेंट है ये यकीनन इसका वर्चुअल लर्निंग के अंदर इसका फुकदान है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक टर्म है वर्चुअल सोशलाइजेशन। जैसे जैसे कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम इसके अंदर भी और आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक जगह पर फिज़िकली ना होते हुए भी हम उसी तरह इंटरेक्ट कर सकेंगे वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं, इस तरह वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं और उसके अंदर हमें ये महसूस हो, ये अभी शायद रियलिटी से इतना करीब नहीं है, लेकिन जैसे मैं अब देखता हूँ आउटपुट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो थोड़े अरसे में बिल्कुल हमें शायद वर्चुअल गैदरिंग में बैठे हुए ये एहसास ही ख़त्म हो जाए कि मैं वर्चुअली बैठा हूँ। या ये जो हमारी जेन ज़ी और जेन अल्फा है और आने वाली और फर्दर जनरेशन अब होंगी, दे आर ऑलरेडी फेमिलियर विद ऑल दीज थिंग्स, हमसे ज़्यादा बेहतर फेमिलियर। ज़्यादा मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, मैं एक टेड टॉक सुन रहा था जिसमें अमेरिका के अंदर एक इंडियन प्रोफेसर थे। वो ये बता रहे थे कि ये जो हमारी नई जनरेशन है ये किस तरह शिफ्ट हो चुकी है आईटी के ऊपर और एआई के ऊपर और इस डिजिटल एरा के अंदर उसकी किस तरीके के बिहेवियर्स हैं। वो अपना तजुर्बा शेयर करने लगे कि मैं अपनी बेटी, जैसे मेरी बेटी बड़ी होती गई तो हमारी आपस की गुफ्तगू कम होती चली गई। एंड ही सेड कि इट अल्टीमेटली इट रीच टू अ पॉइंट दैट देयर वर जस्ट टू रिप्लाईज, वन वाज एंड द अदर वन वाज साइलेंस, नथिंग एल्स। तो कहते हैं इत्तेफाक से मैंने अपनी बेटी को कोई मुझे बात पूछना थी, वो नहीं थी, सो उसे मैंने टेक्स्ट किया एंड शी रिप्लाइड इंस्टेंटली। तो मैंने कहा कि शायद आज कोई बहुत अच्छा दिन है कि फॉरन रिप्लाई, वेज ऑफ कम्युनिकेशन बदल गए। तो मैंने कहते हैं दोबारा उसे टेक्स्ट किया तो फॉरन रिप्लाई। सो आई रियलाइज दैट दिस जनरेशन इज कंफर्टेबल कम्युनिकेटिंग थ्रू टेक्स्ट और डिजिटल डिवाइसेस एंड थिंग्स हैव चेंज। जो हम बचपन में हमें एहसास नहीं होता था, जैसे हम कहा करते थे जनरेशन गैप है, वो जनरेशन गैप ऑब्वियसली मुझे लगता है कि 15-20 साल के अंदर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। इसका हल ये है कि शायद हम यंग जनरेशन को फोर्स नहीं कर सकते कि वो उस जनरेशन गैप को फिल करने की कोशिश करें। ये एल्डर्स और सीनियर्स और टीचर्स का काम है कि वो जिस तरह वो समझते हैं उस तरह उनको समझाने की, जिस तरह वो इंटरेक्ट करना चाहते हैं उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इज ऑफरिंग देम।
Virtual university is probably the only university which is offering. आपने अभी Yes. जिक्र किया था LMS का और हमारी सारी फैसिलिटीज़ का. आई रिमेंबर कि जब पैंडमिक दुनिया में आया और स्टैंड स्टिल हो गए, एक फियर पैदा हो गया और समझ नहीं आता था कि क्या हुआ. वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपनी Even the फैसिलिटीज़ leading universities in Pakistan, if I can share my experience with you, हमारे बहुत से अच्छे दोस्त जो हैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, they were asking us कि हम Zoom को कैसे इस्तेमाल करें, Google Meet को कैसे इस्तेमाल करें, जबकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान अपने जिसे कहते हैं मॉडल के ऊपर बड़े आराम से चल रही थी और हमारे पास कोई इस तरह का गैप नहीं आया हमारी एक्टिविटीज़ के. और हमने वो प्रोवाइड भी किया, उनको That's true. सिस्टम्स LMS उनको प्रोवाइड किया Yes. और वहाँ पर ले. तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बहुत सारी स्ट्रेंथ्स में से ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि आप घर में बैठ के पढ़िए, अपने वक्त के अंदर पढ़िए. और वो मैं बात करता हूँ कि ये जो फ्लिप क्लासरूम वाला मॉडल है किसी हद तक हमारा, इसमें देखें ना, मैं बहुत अच्छा टीचर भी हूँ और बहुत मैं स्टूडेंट्स के साथ कोऑपरेटिव भी हूँ. तो दूसरे से तीसरी मर्तबा जब मुझसे कोई वही सवाल पूछेगा ना तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा. मैं कहूँगा बेटा तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, तुम कल घर से पढ़ के आना. ठीक. लेकिन हम अपनी टीचर को, बड़े बड़े सीनियर टीचर्स को, स्टूडेंट उंगली के इशारे से बटन दबा के True. 3 दफ़ा रिवाइंड भी करता है तो वो उसी तनदही से दोबारा उसको समझाना शुरू True. करता है. मैं खुद भी यही कहती हूँ, इट्स नॉट दैट वी आर सर्विंग एट वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दुनिया की आप टॉप 10, टॉप 15, टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ पे निकाल रहे हैं. इवन दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑनलाइन एजुकेशन नाउ. ये हो नहीं सकता अब के बहुत हम एक जिसे कहते हैं ना ब्रिक एंड मोटर के एक स्ट्रिक्ट मॉडल के ऊपर कायम रह सकें. ये सभी यूनिवर्सिटीज़ ने स्लोली एंड ग्रेजुअली इस एक मॉडल के ऊपर आना ही आना है. और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अच्छी बात यह है कि वो आज से 20 साल पहले से मैं आपको इस सेकंड मॉडल के करूंगा. ऊपर मैं अभी ना कुछ कंपैरिजन करने के लिए ढूंढने लगा. मैंने गूगल किया कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, तो मुझे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के नाम नज़र आए. तो मुझे ये मालूम हुआ कि ये तमाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जो कि कन्वेंशनल फिज़िकल यूनिवर्सिटियाँ हैं, अब ये ऑनलाइन मॉडल के ऊपर जा रही हैं और चली गई हैं. मैंने वर्चुअल क्लासरूम देखे यूनिवर्सिटीज़ की जिसके अंदर उनके एवटार्स बैठे हुए हैं और स्टूडेंट उसी तरह एक दूसरे से और टीचर से सवाल जवाब कर रहे हैं. तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने शायद जो हमारे फाउंडर रेक्टर थे जिन्होंने ये डॉक्टर नवीद मलिक साहब जिन्होंने ये आइडिया कंसीव किया फिर उसे इम्प्लीमेंट किया, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा एहसान है उनका पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के तालीमी सिस्टम के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर. ट्रू. इसीलिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान को हम कहते हैं कि ये कौमी असासा भी है. जी बिल्कुल. सबसे अहम चीज़ होता है वो एजुकेशनल कंटेंट जो हम स्टूडेंट्स को डिलीवर कर रहे हैं. क्योंकि फिर हम साथ अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं. बहुत अच्छे, बहुत माने हुए जो नाम हैं अपनी अपनी फील्ड्स में, वो आ रहे हैं हमारे स्टूडियोज़ में और कोर्सेज जो हैं वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं. स्टूडेंट हमारा चाहे पंजाब में है, चाहे बलूचिस्तान में है और चाहे वो दूर दराज पहाड़ी इलाकों में बैठा हुआ है, ही हैज़ द एक्सेस टू द हायर एजुकेशन नाउ. और उसको इस वक्त सबसे बेहतरीन प्रोफेसर जो है वो पढ़ा रहा है. तो एजुकेशनल क्वालिटी जिसको हम बात करते हैं, इसको हम और फर्दर किस तरह इंश्योर कर रहे हैं एट वर्चुअल यूनिवर्सिटी? देखिए, टेक्नोलॉजी की तब्दीली से चीज़ों में तब्दीली आ गई, यानी तरीक़ेकार में तब्दीली आ गई. अब जो कंटेंट है, कंटेंट का एक्सेस का तरीका बदल गया और उसके अंदर नई डिवाइसेस आ गई, नए तरीक़ेकार आ गए. वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कमाल ये है कि वो इस तब्दील होती हुई सूरत हाल के साथ अपने आप को तब्दील करती है. जल्दी हम जल्दी तब्दील करते हैं. हमारी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. बहरहाल जैसे देखिए कि हमारी जो, मैं अगर आपसे अर्ज़ करूँ और हमारे स्टूडेंट्स भी अगर कोई सुन रहे हो, कि हमारे जो लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं इस पे बहुत बड़ी कॉस्ट आती है. ज़ाहिर है कि हम पाकिस्तान के और वर्ल्ड रिनाउंड टीचर्स को लेकर आते हैं और उनको एक बहुत अच्छी अमाउंट देते हैं. ज़ाहिर है कि वो उनको देनी चाहिए उनकी खिदमात के सिले में. और फिर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ हैं, हमारी जो कंटेंट डेवलपमेंट है, जो क्वालिटी एश्योरेंस है, एडिटिंग, पोस्ट एडिटिंग एंड एवरीथिंग, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी. यानी मैं कोई अमाउंट तो यहाँ पर नहीं बताता, लेकिन ह्यूज अमाउंट्स, मोर देन द इमेजिनेशन ऑफ आवर स्टूडेंट्स जो इस पर खर्च की जाती हैं. और ज़ाहिर है कि इसके लिए यूनिवर्सिटी क्योंकि बहुत ही कम फ़ीस चार्ज करती है, तो उसके पास वसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं कि हम बहुत तेज़ी से अपने लेक्चर्स को और अपनी चीज़ों को अपडेट करें. लेकिन जैसे आपने कहा कि इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. मैं इसमें एक बात और भी बताना चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी ने हायर एजुकेशन कमीशन के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में जो अब अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी में जनरल एजुकेशन के कोर्सेज़ पढ़ाए जाएंगे, उनको रिकॉर्ड करने का
कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी ये को एक मिला बहुत MOOCs बड़ा के। माइलस्टोन है, बहुत बड़ा माइलस्टोन है, और मैं ये चाह रही थी कि आप इस सवाल में इसका जरूर तज़किरा करें। या जी, जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है कि वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं अब उन कोर्सेज़ को उन्हें फ़िज़िकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटियाँ उनको वो कोर्सेज़ ऑनलाइन पढ़ाएंगे। और ये तमाम कोर्सेज़, ये प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, और इसके तकरीबन ज़्यादातर डिलीवरेबल्स जो है वो हम HEC को फराहम कर चुके हैं। और मेरा ख़्याल है कि स्प्रिंग 2026 से इंशाल्लाह HEC जो है वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ को के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर देगा। तो मैं बात ये इस हवाले से ये कर रहा था कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी तेज़ी से चीज़ों को तब्दील करने, अपडेट करने की कोशिश करती है। एंड आई वुड लाइक टू रिलेट इट टू द क्वेश्चन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प अस in reducing our cost and doing it in shorter span of time as compared to हमारे जो ज़ाहिर है कि जब हम लोगों को बुलाते हैं तो किसी बड़े इदारे के सरबराह हैं, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, तो हम उनसे वक्त भी मांगते हैं, उनकी अपनी मसरूफियात हैं। अगर उनकी जगह पर हमारे पास एक उनका आर्टिफिशियली क्रिएटेड एवटार मौजूद होगा तो शायद हम उसको या होलोग्राम आ जाए तो उससे हम पढ़वा लें। जी बिल्कुल जी, यूजुअली आप बहुत स्टूडेंट्स को हम यही कहते हैं जब वो पूछ रहे होते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान या उसकी जो डिग्री है या मार्केट वर्थ है या कुछ और ऐसी चीज़ें, तो जो आपने जिस एक प्रोजेक्ट की बात की तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन जहाँ आप पढ़ रहे होंगे, अब आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में उसके कोर्सेज से बच नहीं सकते। वी आर एवरीवेयर नाउ। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब एक्चुअली में एक और बड़ी अहम डिबेट, और वो ये है कि जो डिग्रीज़ हैं वर्सेस स्किल, इसके लिए एक बहुत अहम डिबेट है। वैसे तो ये डिबेट वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अलावा भी बहुत एक अहम है, जिसमें लोग कहते हैं कि अब डिग्रीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़्यादा आप स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान ने बहुत से और प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, तो हम अपनी डिग्रीज़ या जो इस वक्त जो है स्किल डेवलपमेंट, उसके हवाले से हम इसको किस तरह मटीरियलाइज़ कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, इसका जवाब अगर थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आजकल बहुत स्किल्स की बात की जा रही है, स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, अप स्किलिंग की बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि हमें नॉलेज नहीं चाहिए, और जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रियां लेकर आते हैं उनके पास नॉलेज तो शायद होता है, लेकिन उनके पास रिक्विजिट स्किल्स नहीं हैं जो कि मार्केट में जिनकी रिक्वायरमेंट है। मैं समझता हूँ कि तालीम की मकासद में से दो अहम मकासद, एक तो ज़ाहिर है कि तालीम आजकल हमारे लिए ज़रिया माश के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और आप इंजीनियर अकाउंटेंट बने, आप जो भी बने, मीडिया स्पेशलिस्ट बने, जिस फील्ड में भी जाएं, उस फील्ड की डिग्री हासिल करने के बाद, नॉलेज हासिल करने के बाद आप मार्केट में जाकर जॉब तलाश कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और उससे अपना माश कमा सकते हैं। पढ़ाई का, डिग्री एक्चुअली क्या है, एक स्टैंडर्डाइजेशन है। यानी जब हम ये कहते हैं कि मेरे पास एक बैचलर डिग्री है, अंडरग्रेड डिग्री है, तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि एक तालीमी इदारे ने एक ख़ास स्टैंडर्ड के ऊपर, लर्निंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए मेरे इम्तहान लेके, मुझे पढ़ा के, एवेलुएट असेस करके ये स्टैम्प कर दिया है कि अब ये स्टूडेंट जो है इन काबिलियत के साथ कहीं पर भी जा सकता है, और हमने इसको ऑथेंटिकेट, ये स्टैंडर्डाइजेशन है जिसको हम डिग्री का वैलिडेशन है। बिल्कुल सही आपने। अब देखिए, उसमें क्या चीज़ हम डिग्री के अंदर हासिल करते हैं? मालूमात, नॉलेज। बिल्कुल, नॉलेज इज़ वन एस्पेक्ट। अगर कोई ये कहे कि मुझे सिर्फ स्किल चाहिए, मुझे नॉलेज नहीं चाहिए, तो इस पर एक सवाल उठता है। मैं ये कहता हूँ कि एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो है, वो उसको अगर वो किसी बाहर की अच्छी सी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करके आए और उसे कहा जाए कि ये लीजिए, इस गाड़ी का इंजन ज़रा खोलिए और इसे फिक्स कीजिए, तो उसे तो मेरे ख्याल में महीने लग जाएंगे। लेकिन एक वो आदमी, वो लड़का, नौजवान जो उस वर्कशॉप में सड़क के किनारे काम कर रहा है, वो शायद एक दिन के अंदर उस गाड़ी के इंजन को ठीक करके दोबारा से फिट कर सकता है। उसके पास स्किल है। लेकिन क्या वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर की मार्केट के अंदर हमारी सोसाइटी में ज़्यादा कदर मंजिलत है, या उस स्किल वाले की ज़्यादा कदर? हमारे यहाँ उसकी ज़ाहिर है कि हमारे माशरे में वो उसको वो नई मकाम हासिल होता। तो मालूमात को, फ़िलासफ़ी को जानने को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। हम स्किल डेवलपर्स आज पैदा कर रहे हैं। जब मशीन आई तो ह्यूमन का काम मशीन करने के लगी। अभी भी हम कहते हैं कि जी सॉफ्टवेयर आ गए जो कोडिंग का सारा प्रोसेस आपको करके दे देंगे। हाँ, तो आपको अब प्रोग्रामर्स की ज़रूरत नहीं होगी। और वो जो स्टेनोग्राफर्स थे, वो जो टाइपिस्ट थे, वो सारे के सारे, उनकी यूटिलिटी कम होनी से। तो स्किल्स
नो डाउट आर इम्पोर्टेंट, और हर तरह की स्किल्स हैं। यानी ये बात कि सीखने की स्किल क्या हो सकती है, सिखाने की स्किल क्या हो सकती है, कन्वर्जन, वो जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की मुख्तलिफ बिल्कुल। लेवल्स हैं लर्निंग के हिसाब से, तो मैं ये समझता हूँ कि उसके साथ साथ दोनों एस्पेक्ट को लेके चलना है। यूनिवर्सिटियाँ दोनों एस्पेक्ट्स को लेके चले, हमें रोबोट्स नहीं बनाने, हमें इंसान बनाने हैं। इंसान के अंदर एक वो वाला हिस्सा भी है जिसके अंदर वो साइंटिफिक और कैलकुलेटिव चीज़ें देखता है, और लेकिन उसके साथ साथ एस्थेटिक्स भी है, उसके साथ साथ उसको अच्छा मौसम भी चाहिए, उसको अच्छी शायरी, अच्छी मौसीकी, ये भी तो उसकी ज़रूरत है ना। यानी अगर हम ये हरगिज़ नहीं चाहते कि हमारे बच्चे मैकेनिकल रोबोट्स की तरह हो जाए। वो जो हम पढ़ते थे, मुझे याद है कॉलेज के अंदर कुछ ऐसी कहानियाँ, द पेडेस्ट्रियन और द मैन इन एस्बेस्टॉस, दैट पीपल आर लिविंग इन हाउसेज इन एयर कंडीशनिंग, समबडी वेंट आउट, उन्होंने कहा आप बाहर क्यों आए हुए, उन्हें ताज़ा हवा के लिए। उन्होंने कहा जी एयर कंडीशनर किस लिए लगाया हुआ है? नहीं भाई, एयर कंडीशनर की अपनी अहमियत ज़रूर है, लेकिन ताज़ा हवा की भी हमें ज़रूरत है। और अब हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको एक फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज इस वक्त की जो जनरेशन है वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसके साथ ये उनकी सबसे पहली उनकी रिक्वायरमेंट है। तो एडमिशन्स के हवाले से अगर आप कुछ स्टूडेंट को गाइड करना चाहें, उसके अलावा ये कि स्पेशली बहुत से ऐसे हमारे पास केसेस आ रहे होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स दूसरी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं क्रेडिट ट्रांसफ़र करके, तो इस हवाले से मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा उनको गाइड करें। एडमिशन्स पे मैं अर्ज करता हूँ, इससे पहले आपने जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात की वो इस कदर ज़रूरी हो गई है कि हम शायद इसे पसंद करें या ना करें, लेकिन चीज़ें इतनी पर्सनलाइज्ड हो गई हैं। मुझे याद है कि हमारे बचपन में, लड़कपन में ख़ास खाने का वक्त होता था, तमाम लोग घर वाले खाने की मेज़ पर इकट्ठे होते थे, नाश्ता इकट्ठे होता था। अब लोग इतने, मेरा बेटा जो है वो रात को काम करता है तो वो दिन में सोता है, और मैं शहर से बाहर कहीं होता हूँ, मेरी बेटी का अपना एक स्केड्यूल है। तो अगर मियाँ बीवी ही इकट्ठे बैठ के कभी खाने का इकट्ठे मौका मिल जाए तो वो बड़ी ब्लेसिंग इसको समझी जाती है। तो इसलिए ये जो फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग है ना, इट हैज़ बिकम द नीड ऑफ द डे। आप इसको पाबंद, अब कोई भी टीवी का प्रोग्राम लोग उस वक्त पे देखने के लिए तैयार नहीं है जिस वक्त पे वो असल में नशर होता है। इसीलिए ओटीटी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने उन्होंने अपने आप को बड़ी जगह बना ली, बड़ी जगह बना ली कि इसलिए कि मेरे पास जो वक्त होगा, मैं चाहता हूँ उस वक्त में मुझे वो चीज़ मैसर आए। तो मैं अब वो वक्त नहीं निकाल सकता। मुझे फिर वो बचपन की बातें इस इंटरव्यू में याद आ रही हैं कि हम बचपन में कोई ड्रामा जब PTV पर आया करता था तो सब लोग जो है अपने काम पहले से मुकम्मल करके और इकट्ठे बैठते थे इंतज़ार में। अब लोग ये काम करने के लिए तैयार नहीं है, ना उनके पास वक्त है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये अब हर यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। और आपने अभी बात की थी ब्रिक और मोटर की पहले, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद ये हमारी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, ये हमारी कल्चरल हेरिटेज हो जाएगी। और लोग कहा करेंगे, ये देखिए इस हॉल के अंदर स्टूडेंट आते थे और यहाँ पर बैठ के टीचर पढ़ाते थे और यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ा करते थे। इसने सारी मार्केट्स को उठा के अब डिजिटल मार्केट्स बना दिया है। इसी तरह बहुत जल्दी जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी डिजिटाइज काफ़ी हद तक हो गए हैं। अब तो वर्चुअल लाइब्रेरीज भी आ गई हैं, तो यू कैन गो एंड यू कैन। मुझे याद है मैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो जो हॉल होता था जहाँ पर ट्रेडिंग हुआ करती थी और फिजिकली लोग बैठे होते थे, अब वो सिर्फ उन्होंने वहाँ पर इसलिए रखा हुआ है ताकि लोगों को बता सकें कि यहाँ पर कभी ट्रेडिंग हुआ करते थे। एडमिशन के हवाले से आपने भी जिक्र किया, जी हाँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के फॉल 2025 सेमेस्टर के एडमिशन्स जो हैं वो इस वक्त ओपन हैं, और हमारे तमाम डिसिप्लिन्स के अंदर, क्योंकि फॉल में हम तमाम डिसिप्लिन्स के अंदर एडमिशन करते हैं, और एडमिशन लेना वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बेहद आसान है। मैं स्टूडेंट्स को, पोटेंशियल स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कमाल ये है कि आपको सिवाय 2 दफ़ा के, जब आप मिड टर्म और फाइनल टर्म इम्तिहान देना होता है, आपको कैंपस पे या एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आने की ज़रूरत है। इसके अलावा किसी काम के लिए आपको कैंपस में फ़िज़िकल ट्रैवल करने के, वक्त लगाने की, पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आप घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में कर सकते हैं। फॉर्म फिल करना, प्रोग्राम देखिए, कोई कन्फ्यूजन आपको है तो हमारा बहुत अच्छा सिस्टम है, उसे हम टिकटिंग सिस्टम कहते हैं। टिकटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि हर तरह के सवाल और हर तरह के मसले के लिए हमने
अपनी वेबसाइट के काइंड ऑफ ऊपर वन विंडो ऑपरेशन, वन विंडो ऑपरेशन एक जगह पर हमने वो रखा हुआ है कि आपका जो भी सवाल है, जो भी मसला है, आपको अगर ये मसला है फॉर्म जमा नहीं हो रहा, आपका ये मसला है कि डॉक्यूमेंट ब्लर है, आपको ये मालूम नहीं कि मुझे किस प्रोग्राम में जाना है, मैं अपना प्रोग्राम तब्दील करना चाहता हूँ, मैं अपना एड्रेस जो भी आपका मसला है, वहाँ पर आपके लिए एक अलग से टैब मौजूद है। उसको जैसे ही आप बटन दबा के अपना मसला लिखते हैं तो उसके पीछे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑफिस में एक आदमी बैठे हुए हैं जो कि उसको रिसीव करते हैं और आपको उसका जवाब देते हैं या आपके मसले को हल कर देते हैं। और ये इंतहाई इफ़ेक्टिव सिस्टम है कि हमारे पास हज़ारों के हिसाब से जो टिकट्स और क्वेरीज आती हैं, बहुत जिनको एनर्जीज resolve किया बचती जाता हैं, बहुत ज़्यादा। आपको जी। कम्यूट करके एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाना, आपको इतनी गर्मी में एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में है। नहीं जी, जाना, बिल्कुल, हाँ। आपको बहुत ज़्यादा लोगों से सवाल नहीं करना। और प्लस जब आप एडमिशन ले रहे हैं, जैसे जैसे आप जिस जिस प्रोसेस में गुजर रहे हैं, आपको अपना स्टेटस शो हो रहा है, जी, हर स्टेप के ऊपर हर कि स्टेप आप पे अपना कहाँ पर हैं। स्टेटस शो हो रहा है। आपका दाखिला हो जाता है, उसके बाद गाइडेंस जो है वो भी मौजूद है। आपको फ़ीस जमा कराने के लिए कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से आपको वाउचर मिलेगा, ऑनलाइन जमा कराइए। बहुत से मोड्स हैं जहाँ से आप अपने पैसे जमा कर सकते हैं और आपका दाखिला मुकम्मल होने के पास आपको आपका जो पासवर्ड है और जो एक्सेस है वो मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाती है, ओरिएंटेशन सेशंस होते हैं। सो वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक्चुअली रिक्वायर्स a little bit of your time and commitment while sitting at home and doing it। ये एक प्लस पॉइंट भी है। जहाँ पर ये एक मुश्किल काम है, वहाँ पर देखिए हमारे यहाँ एक मसला है हमारे स्टूडेंट्स का कि हम उंगली पकड़ के चलना चाहते हैं। हम उस्ताद की तरफ देखते हैं, बाप की तरफ देखते हैं कि हमें बताओ कि ये कैसे होगा। लेकिन अगर आप किसी को ख़ुद कोई काम करने के लिए कहें तो शायद वो एक दो दफ़ा मुश्किल का सामना उसे होगा, हिचकिचाएगा, कोशिश करेगा, नहीं होगा। लेकिन जब वो खुद से उसको कर लेगा तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस पैदा होता है वो उसको उस वक्त हरगिज़ नहीं पैदा होता जब कोई उसे बता दे कि आपने ये काम ऐसे करना है। तो ये जो सेल्फ लर्निंग का मॉड्यूल है ये एडमिशन से स्टार्ट हो जाता है। इंस्टेड तो मैं तमाम स्टूडेंट्स से कहूँगा कि आप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने आ रहे हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के प्रोसेसेस बहुत आसान है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गाइडेंस। तो प्लीज़ डोंट रिलाई ऑन अदर्स, डोंट सीक हेल्प ऑफ अदर्स, यू कैन डू इट योरसेल्फ। सिस्टम ही खुद आपको गाइड सिस्टम करना आपको शुरू गाइड कर कर बिल्कुल देता है। ठीक आपने कहा। सिस्टम इतना सपोर्टिव है और उसके अंदर के आप जो चीज़ आपको चाहिए और जहाँ पर आपको कोई मुश्किल आ रही है, मैंने जैसे कहा ईमेल्स है, टिकटिंग सिस्टम है, उसके लिए वो मालूमात फराहम करने के लिए। सर क्रेडिट का जो ट्रांसफ़र का मैंने आपसे सवाल जी हाँ, किया था, सबसे अहम सवाल आजकल ये है। देखिए क्रेडिट ट्रांसफ़र के दो तरीके हैं। हमारे पास पहले जो 14 साल की डिग्रीज़ होती थी जिसे बीए, बीएससी, बीकॉम या इक्विवेलेंट डिग्रीज़ कहा जाता था, अब एचईसी ने कुछ साल से उसको एसोसिएट डिग्री का नाम दे दिया। और एसोसिएट डिग्री की नेचर में भी थोड़ा सा फ़र्क है, बट इट्स अ 14 ईयर क्वालिफ़िकेशन। ये स्टूडेंट जो अपनी 14 ईयर क्वालिफ़िकेशन मुकम्मल कर लेते हैं, अब वो 4 साला बीएस प्रोग्राम के अंदर दाखिला ले सकते हैं। इसका नाम एचईसी ने लेटरल एंट्री रखा है, यानी लेट एंट्री आप ले रहे हैं बीएस प्रोग्राम में और 2 साल की डिग्री आपके पास मौजूद है। आप मज़ीद 2 साल और मुकम्मल करेंगे और 4 साला डिग्री आपको मिल जाएगी। एक तो ये वो प्रोसेस है। इसके अंदर भी एक मैं बात बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस फील्ड में अपनी एसोसिएट डिग्री यानी 14 ईयर डिग्री हासिल की है, आप उसी एरिया के अंदर ही अपनी 4 साला बीएस डिग्री मुकम्मल करें, बल्कि आप किसी और फील्ड में, जैसे आपने साइकोलॉजी पढ़ी लेकिन आपको अब लगता है कि मुझे तो असल में कंप्यूटर साइंस में जाना चाहिए था, तो आप कंप्यूटर साइंस के बीएस में भी आ सकते हैं। यानी लेटरल एंट्री एक एसोसिएट डिग्री होल्डर जिसने साइकोलॉजी में एसोसिएट डिग्री ली है, वो एसोसिएट डिग्री से कंप्यूटर साइंस के बीएस में भी आ सकता है। यानी हमारी इस वक्त यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा कदगन कंप्यूटर साइंस पे है। मैं मैनेजमेंट साइंस की मिसाल देता हूँ कि मैनेजमेंट साइंस में आ सकता है और उसको सिर्फ एक इजाफी सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा जिससे वो बेस उसकी बन जाएगी। कोर्सेज में हम हाँ, उसको इतना प्रिपेयर कर देते हैं कि एटलीस्ट वो जी हाँ, इसको हम ब्रिजिंग सेमेस्टर का नाम देते हैं कि वो ब्रिजिंग सेमेस्टर। और अगर आप उसी फील्ड से आ रहे हैं, यानी आपने अगर सोशियोलॉजी के अंदर एडीबी किया है एसोसिएट डिग्री और सोशियोलॉजी में आ रहे हैं तो मज़ीद 2 साल लगा के आप उसमें, एक तो ये है। और दूसरा एग्जाम्पशंस वो है कि जो इनकम्प्लीट डिग्रीज़ के साथ स्टूडेंट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, बहुत सी दफ़ा उनको माली मसाइल होते हैं, ट्रैवलिंग के एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो ये तमाम लोग सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट इनको एग्जाम्पशंस दे दी जाती हैं। हमारी एक कमेटी बनी हुई है, वो उनकी जो कोर्सेज उन्होंने पढ़े हैं, जो ग्रेड्स उन्होंने हासिल किए हैं, जो उनकी कोर्स कंटेंट्स उन्होंने पढ़ा है, उसे एवेल्यूएट करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर उन्हें एग्जाम्पशंस ग्रांट कर दी जाती हैं।
और उसके लिए भी अगेन जब आप एडमिशन लेने आएंगे तो वहाँ पर आपको वो स्टेप बाय स्टेप खुद ब खुद वो सिस्टम गाइड करता चला जाएगा। एडमिशन लेने आएंगे तो मतलब ये है कि जब आप डिजिटली लॉग इन होंगे, जी हाँ, एडमिशन लेने आएंगे का मतलब हाँ बिल्कुल ये नहीं कि आप गर्मी जी के जी जी तहत जी हो। एडमिशन लेने आएंगे मतलब जब आप वर्चुअली हमारे सिस्टम में हमारे एंटर सिस्टम में होंगे। एंटर बिल्कुल होंगे सही तो बात फिर है। हमारा सिस्टम आपको थॉरली गाइड करना शुरू कर देगा। बिल्कुल सही बात। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसमें अब एक और जो सबसे अहम सवाल होता है ऑनलाइन का, वो होता है ट्रांसपेरेंसी। किसी भी सिस्टम के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी उसका बड़ा एक यूनिक फीचर होता है। तो मैं ये चाह रही थी कि इस हवाले से बात करें कि हमारा चाहे एडमिशन्स हों चाहे एग्ज़ाम्स हों, हम ट्रांसपेरेंसी को वीओ में किस तरह से इंश्योर कर रहे हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो सिस्टम है वो चाहे वो फीस के सिस्टम हो, स्टूडेंट के एकेडमिक यहाँ तक रिकॉर्ड कि के हमारा सिस्टम हो। जो एग्ज़ाम के अंदर हर स्टूडेंट का जो पेपर है वो ही बिल्कुल यूनिक। जब मैंने ये सिस्टम देखा तो मैं इससे बहुत इम्प्रेस हूँ। यानी देखिए कि हर स्टूडेंट को उसकी ऑनलाइन, एक मैंने शुरू में कहा था कि 2 मरतबा है कि स्टूडेंट को फिज़िकली आने की ज़रूरत है और वो इम्तिहान देने के लिए मिड टर्म और फाइनल, उसको एक उसकी रोल नंबर शीट उसको मिलती है जो वो लेकर आता है। मैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स पे जब मैं गया तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जब वो स्टूडेंट दाखिल होने लगता है तो वो अपने रोल नंबर शीट को सामने रखता है जिस पे उसकी तस्वीर होती है और वो कैमरा के अंदर उसको रिकॉर्ड किया जाता है कि ये वही स्टूडेंट है, इम्पर्सनेशन तो नहीं हो रही। बिल्कुल। फिर उसके बाद जिस लैब में बैठ के स्टूडेंट पेपर देता है उस लैब के अंदर इतने कैमरास मौजूद हैं कि वो प्लस दे डू नॉट हैव द इंटरनेट एक्सेस, दे डू नॉट हैव द इंटरनेट एक्सेस। और ये जो फिजिकल सुपरिटेंडेंस या जो इन्विजिलेशन है वो अपनी जगह है, लेकिन जो हमारे सेंटर्स बने हुए हैं एग्जामिनेशन सेंटर, जो वहाँ पर कंट्रोल रूम्स हैं, वो कंटिन्यूअस हर एग्जामिनेशन सेंटर को थ्रू आउट द एग्जामिनेशन ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और इसके अंदर वो जो चीटिंग वाला हम पहले बात कर रहे थे वो उसका एलिमेंट को तकरीबन नामुमकिन है। हर स्टूडेंट का पेपर आपने कहा कि जो फाइल आती है वो सेंटर के अंदर इनक्रिप्टेड फॉर्म में है और जैसे ही स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम शुरू करता है वो उसको नज़र आनी शुरू होती है अंग्रेज़ी उर्दू के अंदर, और जैसे ही वो बटन दबाता है अपना इम्तिहान मुकम्मल करके तो वो फिर एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और यानी जो इम्तिहान लेने वाला है, इम्तिहान कंडक्ट करवाने वाला है, जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन है, वो खुद भी अगर चाहे भी तो किसी का ना पेपर देख सकता है ना उसके अंदर कोई सेम इज द केस विद फैकल्टी। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे पास भी जो स्टूडेंट्स के पेपर आ रहे हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते स्टूडेंट की आइडेंटिटी को जब हम कि ये कौन है, कि जब हम पेपर्स मांग कर रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी को तो मैं कहती हूँ कि फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, हाँ बिल्कुल, दैट्स ट्रू। यानी कि आपको कोई मालूम नहीं है और चाहते हुए भी आप अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई स्टूडेंट चाहे भी, कोई टीचर चाहे भी, तो चेक्स और कंट्रोल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो मुमकिन नहीं है। अगरचे मैं इसमें एक जुमला अगर आप मुझसे ले लें कि हमारे जो टीचर्स हैं उनकी इंटेग्रिटी जो है वो बियॉन्ड डाउट है माशाल्लाह। ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। और यही एक वजह है कि जिसमें हम अभी तक जो आपने पहले बहुत सी एंटिटीज़ का तस्करा किया, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो, वो फिर हमसे सिस्टम जो है वो ज़रूर डिज़ाइन करवाते हैं अपने एग्जामिनेशंस के लिए। जी हाँ, यानी मैं देखता हूँ हमारे यहाँ तकरीबन हर वक्त ही कुछ हर हफ्ते दूसरे तीसरे हफ्ते सरकारी इदारे भी और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ भी एडमिशन टेस्ट और जॉब्स के इंटरव्यूज़ के और जॉब्स के टेस्ट जो है ना वो करवाते हैं। और उसकी वजह ये है कि हमारा जो इतना बड़ा नेटवर्क है और उस बड़े नेटवर्क के साथ जो हमारी ट्रांसपेरेंसी है, जो सिक्योरिटी है, वो इतनी ज़्यादा है कि वो खुद भी कंफर्टेबल फील करते हैं। यानी रजिस्ट्रार होने की हैसियत से कभी कभी मेरे पास कुछ सिफारिशें आती हैं तो मैं 10 बस्सा उनसे कहता हूँ कि जी मेरे बस में नहीं है, ये तो सिस्टम एक्सेस मुझे भी नहीं देता, ये तो सिस्टम एक्सेस मुझे भी नहीं देता जो और यही एक चीज़ है जो कि उन इदारों को भी ये कॉन्फिडेंस, ये कंफर्ट देती है कि जब हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू अपने टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे तो उसमें फिर किसी के कोई शक व शुबा, कोई उंगली उठाने की गुंजाइश नहीं होगी। तो ये हमारे सिस्टम की स्ट्रेंथ है, ये हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अच्छा, इससे पहले कि हम आखिरी हिस्से में बात करें कि वीयू और वीयू के जो फ्यूचर के हवाले से जो है क्या प्लान्स हैं, मैं ये जानना चाह रही थी कि अभी इस वक्त हमारे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में हमारे पास कौन कौन से ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें हम फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। कि इंक्यूबेशन सेंटर्स के हवाले से कुछ हैं हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स जो इस वक्त हम ऑफ़र कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। देखिए ये भी बहुत अहम चीज़ है कि क्या हम पढ़ लिख कर किसी दूसरे की नौकरी करना चाहते हैं या हम पढ़ लिख कर कुछ ऐसा काम खुद से करना चाहते हैं जिसमें आगे चलकर हम दूसरों को जॉब्स फराहम कर सकें। तो एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स,
अपने बिजनेस को शुरू करना, अपना काम करना। और जैसे आपने अभी कुछ देर पहले स्किल्स की बात की थी, अब कुछ स्किल्स को एक्वायर करके शायद इस वक्त इतना आसान है कि फ्रीलांसिंग भी बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग भी है, और उसके अलावा भी आप बहुत से ऐसे बिजनेसेस शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसके अंदर आप दूसरों को भी रोज़गार फराहम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है वो मौजूद हैं, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास भी एक बिग के नाम से, जिसमें कुछ हमारे पास फंडिंग भी मौजूद है बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की। इसके अलावा हमारे पास एक स्टूडेंट स्टार्टअप बिजनेस सेंटर SSBC के नाम से मौजूद है। इस पर काफ़ी बड़ी अमाउंट जो है वो टेंस ऑफ मिलियंस की अमाउंट हमारे पास मौजूद है, जिसमें से हम स्टूडेंट्स को स्टार्टअप्स के लिए पैसे देते हैं, गाइडेंस देते हैं, उनके बिजनेस प्लान्स को एवेल्युएट करते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में उनको मदद देते हैं। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो सोशलाइजेशन की बात हो रही थी, उसके अंदर ये भी एक पहलू पाया जाता है जिसके अंदर बहुत इंटरेक्शन है। और अगर शायद आगे आपका कोई सवाल हो या ना हो, तो मैं ऐड करता जाऊं कि स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जो हमारी सोसाइटीज़ बन जो हमारी सोसाइटीज़ है, जो हमारे स्पोर्ट्स क्लब है, और हमारे कई स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी। मुझे याद है कि हमने उनको कोई बड़े बड़े चेक्स भी दिए इनाम के तौर पर, और हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर उन्होंने जो गेम्स हुई उसमें परफॉर्म किया। तो हमारी स्टूडेंट बेस क्योंकि पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है, तो वो टैलेंट भी बहुत स्कैटर्ड है। लेकिन ये हीरे हैं, ये मोती हैं जी, इन्हें चुन चुन के हम कोशिश कर रहे हैं कि लेकर आएँ और वो अपना और VU का नाम रोशन करें इस हवाले से। बिल्कुल। एक जो आखिरी बस एक दो सवाल रह गए, लेकिन उससे पहले अगर मैं ऐड करूँ, ये इस चीज़ का भी हम बहुत प्राइड लेते हैं कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है उसमें हमारे ऑनलाइन सिस्टम की वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक तो पाकिस्तान के भी हर कोने में हैं, ओवरसीज़ भी स्टूडेंट्स हमारे पास हैं बहुत ज़्यादा। और हमारे ओवरसीज़ जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी अब स्किल के साथ साथ अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है उसको अपग्रेड करना है, स्पेशली गल्फ़ साइड पे बहुत ज़्यादा हैं, तो वो जिस तरह हमसे जुड़े हुए हैं। और फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पास हमारी जो है पाक अफवाज की तरफ से आता है, उनके लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जहाँ पे जाके उनको फ़िज़िकली क्लासेस लेनी पड़ें। तो मेरे ख़्याल से हमारे पास एक हमारी बहुत बड़ी जो एक तादाद है वो हमारे उन फ़ौजी भाइयों की हैं या बहनों की हैं जो हमारे पास आ रही हैं, और उनको वो ऑनलाइन एजुकेशन ही सूट करती है, और ये जो क्वालिफ़िकेशन है उनको वो हेल्प भी कर रही है उनकी करियर में आगे जो है वो आगे बढ़ने के लिए। सर आखिरी एक दो सवाल हैं। एक तो VU और VU के फ्यूचर के हवाले से है। वैसे तो बड़ा स्पेसिफिक लगता है कि हम आपसे ये पूछें कि अगले 5 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में आप कहाँ देख रहे हैं VU को, लेकिन ये भी अहम सवाल भी है क्योंकि साथ साथ AI की जो हमारे पास चल रही है, जिस तरह से एक प्रोग्रेशन चल रही है, तो आप अगले आने वाले 5, 10 या 20 सालों के अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान उसके मॉडल को, उसके कोर्सेज़ को और ये स्किल्स को किस तरह से देख रहे हैं? क्या विजन क्या है? बिल्कुल सही आपने कहा कि असल में कोई भी इदारा, उसकी ग्रोथ और उसकी परफॉर्मेंस इस पे बहुत डिपेंड करती है कि उसकी लीडरशिप जो है वो कैसी है, उसका विज़न, जैसे आपने अभी टर्म यूज़ की कि वो विज़न क्या है। विज़न असल में इसको यूँ समझना चाहिए हमारे उन तलबा और तालिबात के लिए जो इस प्रोग्राम को देखेंगे, कि अगर आप दूर खड़े हों किसी ऊंची जगह पर, तो आप देखते हैं कि बहुत दूर आपको क्या नज़र आता है। इसी तरह हम अगर वक्त के अंदर झांकने की कोशिश करें फ्यूचर में कि आने वाला वक्त कैसा होगा और उसके अंदर क्या ज़रूरियात होंगी और उसके लिए हमें अपने आप को कैसे तैयार करना है, तो ये हमारा विज़न है कि हम आज से 5, 10, 20 साल में कहाँ पहुँचने वाले हैं। हम ये कहते हैं कि ये बहुत विजनरी लीडर है, यानी वो लीडर जो कि मुस्तकबिल में झांक सकता है। बिल्कुल। स्टूडेंट्स को चाहिए गूगल करें और देखें कि व्हाट विल बी द 10 टॉप स्किल्स दैट विल बी रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर। तो आपको बहुत सी स्किल्स की लिस्ट मिल जाएगी बहुत आसानी से, और यही वो चीज़ें हैं जिनको आज हम फोर्सी करते हैं कि जो हमें मुस्तकबिल में जिनकी ज़रूरत होगी। हमारे सिलेबाई के अंदर, हमारे करिकुलम में, हमारे कंटेंट्स के अंदर उनको शामिल होना चाहिए और उनके ज़रिए से हम स्टूडेंट्स को तैयार करें। देखिए, एक स्टूडेंट जो एक 4 साल डिग्री में दाखिला लेता है, 4 साल की मुद्दत बहुत तवील मुद्दत होती है। अभी आपने कहा कि 5 साल, जी हाँ, अब तो बहुत तवील मुद्दत है। अब तो कहते हैं व्हेन इट वर्क्स इट्स ऑब्सोलीट, जैसी चीज़ आपने मुकम्मल की उस पर नई वर्जन आपके पास नया। तो 4 साल में दुनिया कहाँ पर होगी? अगर हम आज के हिसाब से अपने स्टूडेंट को तैयार कर रहे हैं
तो 4 साल के बाद जो दुनिया होगी शायद वो उसके लिए तैयार नहीं है। सो हमें अपने करिकुलम को कंटिन्यूसली रिवाइज करना है, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ये काम हो रहा है। हमारा एक पूरा क्वालिटी का बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है जो रेगुलरली इसके ऊपर काम करता है। कंटेंट के अंदर जो चीज़ें पुरानी हो रही हैं उनको रिप्लेस करता है और उसके अंदर वो एडिशंस करता है कि जिनकी उनको ज़रूरत है। तो मुस्तकबिल में हम कहाँ पर होंगे, हम मुस्तकबिल को फोरसी करने की कोशिश कर सकते हैं और देख सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी अगर दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ के अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के पैरेलल अगर होगी तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। क्योंकि पाकिस्तान क्या कहिए, बहुत दुख की बात है कि हम माशी तौर पर और बहुत सी दूसरी चीज़ों के अंदर हम दुनिया के अंदर कोई मुमताज़ मुल्कों में, मुमताज़ माशरों में हमारा शुमार नहीं होता, और हमें इसको तब्दील करना है और इसके अंदर अपना किरदार अदा करना है। यानी एक तालीमी इदारा और उस्ताद ख़ास तौर पर, उसका तो ये एक काम है असल में कि वो अपना किरदार बच्चों की जहन साजी, इनकी तालीम के अंदर, उनकी तरबियत के अंदर अदा करे, और एक इदारे की हैसियत से हम वो किरदार अदा करें। मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरा ख़्याल है उनको दूसरों से पहले फोरसी करता है, उसके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करता है और उसके अंदर जाने की जो तैयारी है वो करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, वो रोबोटिक्स हो, you name it, we are trying to prepare ourselves and be ready before anyone else. So any student who is interested in getting into the future successfully, virtual university is the right place. That's very true. और उसमें अभी जो सबसे अहम चीज़ आ जाती है, मैं ये चाह रही थी कि एक इस हवाले से भी बात हो जाए कि हमारे पास जो हमारे गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट इदारे हैं, इसके साथ जो इंटरनेशनली हम MOUs वगैरह साइन कर रहे हैं, ये भी एक अप्रोच है, नॉकिंग एट द डोर। तो मैं इस हवाले से जानना चाह रही थी कि कोई हमारे पास जितने भी हमने MOU साइन किए हैं अभी रिसेंटली, किस तरह की सर्विसेज हम उनको दे रहे हैं और उनसे हम किस तरह का पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब MOU साइन होता है तो ऑब्वियसली जहाँ पर एक दूसरे के साथ हम अपनी स्किल्स एक्सचेंज करते हैं, अपनी नॉलेज एक्सचेंज करते हैं, वहाँ ऑब्वियसली हम एक फ्यूचर की बुनियाद भी डाल रहे होते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग, जिसको को लर्निंग इस वक्त कहा जा रहा है। तो मैं ये चाह रही थी कि इस हवाले से भी थोड़ी बात हो जाए कि हमने जो डिफरेंट MOU साइन किए हैं, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, इंटरनेशनली, उसका जो इम्पैक्ट है हम और उसका फ़ायदा हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा। देखिए, एक तो HEC ने जो ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की पॉलिसी, ODL पॉलिसी जो जिसे कहा जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया, और हमारे पास बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं जिनकी हमने ट्रेनिंग भी की हर शोबे के अंदर, और उनको गाइडेंस भी फराहम की और उनको फैसिलिटेट किया है और कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे कई यूनिवर्सिटीज़ अब हमसे हमारे कोर्सेज़ जो अवेलेबल हैं, ऑनलाइन जो बेसिक कोर्सेज़ हैं, उनको अपनी यूनिवर्सिटी अपने कंटेंट और अपने करिकुलम का हिस्सा बना रही हैं, ताकि वो कोर्सेज़ वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ें वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, और बाकी कोर्सेज़ जो हैं वो फिज़िकली पढ़ें। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी सिर्फ MOU फॉर द सेक ऑफ साइनिंग MOU नहीं करती, बल्कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी उसके अंदर वो फैसिलिटेशन करती है, वो प्रोजेक्ट डिलीवर होते हैं। हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने काम किया, और बहुत बड़े बड़े काम किए। एक हमारा डिजिटल स्किल, जिसे हम डिजी स्किल का नाम देते हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और वो डिजी स्किल 3.0, यानी ये तीसरा दफ़ा है कि हमें फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से, इग्नाइट की तरफ से दी गई, और बहुत सक्सेसफुली हमारे feather in our cap. जी हाँ, वन ऑफ जी project दिस इज द हैट। और हमारे डॉक्टर नासिर नवीद साहब हमारे बहुत काबिल HOD कंप्यूटर साइंस के, वो अब इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं माशाल्लाह, और उन्होंने मुझे बताया कि जितना हमारा टारगेट था पहला, उससे हम चंद दिनों के अंदर ही उससे बहुत आगे चले गए, और हमें माजरत करनी पड़ रही है कि जब अब अगला बैच शुरू करेंगे दोबारा हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के या नॉन गवर्नमेंट के जितने भी डिजिटल आपको मिलेंगे इनिशिएटिव्स, उसमें कहीं ना कहीं आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो है एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नजर आएगी। सो वी आर सर्विंग एवरीवेयर, एजुकेशन के अंदर भी और अदरवाइज। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर, इसमें आखिर में मैं ये चाह रही थी कि आप जो हमारे स्टूडेंट्स उनको कोई मैसेज देना चाहें, बहैसियत रजिस्ट्रार और बहैसियत एक मेंटोर भी, टीचर एक मेंटोर भी होता है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इंसान की जहानत, काबिलियत अपनी जगह है,
लेकिन हार्ड वर्क का की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। So true. और आपको, आप जितने भी ज़हीन हो, आपको अल्लाह ने जितनी भी सलाहियत दी हो, जब तक कि आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक कि आप सही डायरेक्शन में कोशिश नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो मकाम आप हासिल नहीं कर सकते कि जिसकी सलाहियत या काबिलियत आपके अंदर मौजूद है। सो आप किसी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यू हैव टू गिव योर मैक्सिमम, तो तब आप उन आला तरीन जगह पर पहुंच सकेंगे। वो फ़ारसी का एक शेर है कि गर तुमी ख्वाही के बौशी खुश नवीस, मी नवीस हो मी नवीस हो मी नवीस। अगर तू चाहता है कि तू खुश नवीस बने, अच्छा लिखने लगे, तो इसका तरीका ये है कि तू लिखता रहे और लिखता रहे और लिखता रहे। वो कहते हैं देयर इज़ नो एलिवेटर और नो एस्केलेटर टू सक्सेस, एवरीवन हैज़ टू टेक स्टेयर्स। यानी आप कदम ब कदम तरक्की की मनाजिल जो है वो तय करते हैं। जिन लोगों को अल्लाह ने कुछ शोबों के अंदर, कुछ एरियाज़ ऑफ नॉलेज में ज़्यादा जहानत दी है, काबिलियत दी है, वो शायद बहुत बड़े काम कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को ये टर्शरी एजुकेशन मिलती है, हायर एजुकेशन मिलती है, और जिनके वालिदैन उनके ऊपर पैसा खर्च करते हैं, उन्हें वो सहूलियात फराम करते हैं और वो ये करने के काबिल होते हैं, तो इसका इस्तेज़ार उनके अंदर, और ये रियलाइजेशन उनके अंदर होनी चाहिए कि हमें ये नेमत कितनी बड़ी है जो हमें मैसर है। जो वक्त आज आपके पास है, ये आपके हाथ से निकल जाएगा। हर गुज़रता लम्हा दोबारा आने वाला नहीं है। इस वक्त को कीमती बनाइए। Virtual University of Pakistan is there to support you, to help you, to guide you, to take you to the highest levels. But ultimately, it is up to you that how do you get and reach to that success. Somebody described his secret of success in 10 two-lettered words. And these 10 two-lettered words are, if it is to be, it is up to me. Thank you. सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सवाल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज का वक्त हमारा ख़त्म हुआ चाहता है। जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो उसकी फैकल्टी हो, चाहे वो पेरेंट्स हों जो कि मेन स्टेक होल्डर्स हैं, और चाहे हमारा पाकिस्तान हो, एक ऐसा विरसा है जिस पर हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, बिकॉज़ पाकिस्तान की जो एक वाहिद यूनिवर्सिटी है जो सबसे लेटेस्ट ICT टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है टू रीच आउट द मैक्सिमम ऑडियंस। Thank you very much for joining us today, or stay tuned with us for more podcasts.